Hello guys, I am Mohammad Dilshad. Today I am going to discuss about the human heart. But human heart के बारे में जानने से पहले बता दूं कि जो हार्ट होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक जो होता है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है और एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। और जो मायोजेनिक हार्ट से वो ऑटो एक्साइटेबल होता है, खुद से ही कंट्रोल होता है, उसको कोई नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता है। और ये किसे पाया जाता है? मोलस्कास, सब मोलस्कास में और मैमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। और सब एनिमल का अलग अलग चैम्बर पाए जाते हैं, जैसे रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। और एम्फीबियंस के पास भी 3 चैम्बर होते हैं, फिश के पास 2 चैम्बर होते हैं। और इसके अलावा जो एप्स है उसके पास 4 चैम्बर होते हैं। और मैमल्स, उसके अंदर हम भी आते हैं, हमारे पास 4 चैम्बर है। तो मैं सिर्फ आज ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करूंगा कि उसका डायग्राम कैसे बनाना है। बहुत सारे बच्चों को डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो जिनको प्रॉब्लम है वो मेरे डायग्राम को आसानी से देखें। बहुत इजी मेथड से बताऊंगा इसका डायग्राम कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको 2 एट्रिया बना लेने हैं, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट एट्रिया और ये हो गया राइट एट्रिया। इसके बाद वेंट्रिकल के लिए इस तरीके से लेके जाना आपको। और ये हो गया आपका एपेक्स, ये हो गया एपेक्स, एपेक्स हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? पेरिकार्डियम वॉल से ये सेपरेट होते हैं। पेरिकार्डियम वॉल का काम क्या है? पेरिकार्डियम वॉल में ना फ्लूइड फिल्ड होती है जो इसको मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाती है। तो ये हो गया आपका वेंट्रिकल और आर्टरिया सेपरेट। ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो गया सेपरेट, हो गया। अब इसके बाद ये वो वॉल बना हुआ है, ये है आपके पास ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, ये है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल, वॉल। और यहां पे जो वॉल बनेगा ये आपके पास है बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एट्रिया में क्या होता है? एसएन होता है, इसको पेस मेकर भी कहते हैं हार्ट का, क्योंकि यही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसके कारण जो ब्लड का फ्लो का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे है सेनो एट्रियल नोड और इसके जस्ट यहाँ पर क्या होता है? एवियन एट्रोवेंट्रिकल नोड। तो ये वेंट्रिकल का है और वो आर्टरिया का है। ये वेंट्रिकल का नोड है और ये एट्रियम का नोड है। और यहाँ पर ना सेप्टम लगे होते हैं। 2 वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला सेप्टम कौन है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या मैंने कहा? इंटरवेंट्रिकुलर, वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इसी तरीके से 2 आर्टरिया को भी सेपरेट करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटर एट्रियम सेप्टम, इंटर एट्रियम सेप्टम, हो गया इंटर एट्रियम सेप्टम। इसके अलावा आर्टरी और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाले सेप्टम को ये आपका है, ये इंटर एट्रियम सेप्टम। और जो आर्टरी और वेंट्रिकल को जो सेपरेट करवाएगा वो कौन है? एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम। क्या कहा मैंने? एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम। तो यहां लिख दे रहा हूं एट्रियोवेंट्रिक्यूलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आ जाते हैं कि यहां पर क्या होता है? सुपीरियर वेना कावा होता है जो ब्लड को ड्रेन करता है राइट एट्रियम में। तो ये हो गया सुपीरियर वेना कावा, ये ब्लड को देगा इसके अंदर, ब्लड को दे दिया। अब 70% ब्लड तो वैसे चले जाते हैं। अब जो बचे हुए 30% ब्लड है उसको वेंट्रिकल में भेजने के लिए ऐसे हेल्प करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और यहाँ से जो बचे हुए 30% ब्लड है वो वेंट्रिकल में, और जैसे ये वेंट्रिकल में जाएगा ये वॉल्व हो जाएगा बंद, ठीक है। तो पहला आवाज आएगा लब, तो जैसे ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होगा आवाज आएगा लब, ठीक है। और यहाँ पे होता है एवियन, जैसे ही ब्लड आएगा इसमें से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ होता है पल्मोनरी आर्टरी, इस तरीके से ये है पल्मोनरी आर्टरी, इस तरीके से यहाँ पे होता है पल्मोनरी आर्टरी,
तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, ब्लड को लेगा और लंग्स को देगा। ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां से ब्लड जाएगा आर्टरी में। अब पूरा का पूरा ब्लड जाएगा, तो इससे इसको भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब एवीएन ने तो सिग्नल दे दिया है, तो अब एवीएन के अलावा उसने सिग्नल दे दिया है। यहाँ पे होते हैं नॉर्दर्न टिश्यू फाइबर्स, तो हम कहते हैं बंडल ऑफ हिज। क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। और यहाँ पे माइन्यूट फाइबर्स होते हैं दोनों साइड, इसको कहते हैं परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर है हमारा। तो अब ये भी हेल्प करते हैं, और एपेक्स इसको बिल्कुल पुश अप करता है, जिसके कारण सारा का सारा ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। तो पहले ये है क्या लिख देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, राइट। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला गया, वहां से वो लंग्स में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमारे पास वहां पे भी कुछ ऐसे ही होता है। यहाँ पे क्या है कि पल्मोनरी वेन होता है, जहां से ब्लड को आना होता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो ये है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन है, यहाँ से ब्लड आएगा, फिर ब्लड यहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर। जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ये भी बंद हो जाएगा, जिस तरीके से ये लब आवाज कर रहा था वो भी लब आवाज करेगा, ठीक। और जब वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एओर्टा, इस तरीके से, ये रहा एओर्टा। ये एओर्टा यहाँ से ब्लड लेगा और ले करके पूरे बॉडी पार्ट में सप्लाई करवाएगा। तो ये चला गया ब्लड लेकर के, और इनके पास ना वॉल्व होते हैं, उस वॉल्व का नाम है सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। तो ये सारे वॉल्व के बारे में मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से वॉल्व है, कौन कौन से सेप्टम है, किसका क्या काम है। अब हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में, कि ये पूरा प्रोसेस होने में क्या क्या इवेंट है और किसको कितना समय लगता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कार्डियक साइकिल। ओके, तो कार्डियक साइकिल के ना मेनली 4 इवेंट्स होते हैं, एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद होगा वेंट्रिकल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकल डायस्टोल, फिर जॉइंट डायस्टोल। तो हम बात करते हैं एट्रियम सिस्टोल से। देखो एट्रियम सिस्टोल ना यहाँ पर है, यहाँ पे होता है एट्रियम सिस्टोल, यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया था 70% ब्लड वैसे चल जाता है, 30% के लिए एसियन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। इसी को हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, पंपिंग। तो यहाँ से पंप कर दिया ब्लड को, चला गया वो। इसको करने में समय लगता है 0.1। जैसे ही ये पंप कर चुका होता है, 0.1 सेकंड का समय ले लिया पंप करने के, उसके बाद 0.7 सेकंड के लिए रेस्ट। इसको हमने कह दिया एट्रियल डायस्टोल। अब इसका काम तो हो गया, और यहाँ बाइकस्पिड हो जाएगा, सॉरी ट्राइकस्पिड हो जाएगा बंद, ट्राइकस्पिड बंद, और ये वेंट्रिकल्स में आ चुका है ब्लड। अब एवीएन ने क्या किया था, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया था, फिर यहाँ से गया था पल्मोनरी आर्टरी में। तो अब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, तो इसको कहेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड को भेजेगा। कितना समय लगेगा ऐसा करने में, 0.3 सेकंड। तो 0.3 सेकंड क्यों लग रहा है, क्योंकि दिख रहा होगा वेंट्रिकल का साइज बड़ा है और काफी थिक भी है ये, और एट्रियम छोटा था और थोड़ा कम थिक था, मतलब थिन था वेंट्रिकल के कंपेयर में। तो इसको वेंट्रिकल को इसलिए ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि इसका साइज बड़ा है और ये थिक है। ओके, अब क्या हो चुका है, यहाँ से ब्लड निकल चुका है, तो ये हो गया वेंट्रिकल सिस्टोल। अब जैसे ब्लड निकल जाएगा, फिर वेंट्रिकल हो जाएगा रेस्ट पर, वेंट्रिकल रेस्ट पे जाएगा, तो हम कहेंगे वेंट्रिकल डायस्टोल। और जब यहाँ से ब्लड निकल जाएगा और वेंट्रिकल रेस्ट आ जाएगा, तो जो सेमिनल वॉल्व थे वो हो जाएंगे बंद, और जैसे ही बंद होंगे दूसरा आवाज आएगा डब। और बंद क्यों हुआ, ताकि जो यहाँ से ब्लड गया है वो वापस से बैक फ्लो करके नीचे ना आ जाए। बस सिंपल मेथड है।
तो इस तरीके से चीजें होती हैं। और जैसे ही सेमी वॉल्व बंद होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो बंद हो गए थे वो अब खुल जाएंगे और वापस से सारे प्रोसेस अगेन रिपीट हो जाएगी। तो ये आपका कार्डियक साइकिल। तो ये रिपीट होने से पहले, ये साइकिल दोबारा रिपीट होने से पहले ये चार चैम्बर्ड पूरी तरीके से रेस्ट पाएंगे 0.4 सेकंड के लिए। तो 0.4 सेकंड को जनरल पॉज भी कहते हैं, जनरल पॉज। तो ड्यूरिंग दिस फेज बोथ एट्रिया और वेंट्रिकल्स रिमेन्स इन रिलैक्स स्टेट। ओके, फिर इसके बाद है टोटल समय कितना लग गया पहले बताइए। 0.1 सेकंड इसको लगा, कितना लगा 0.1 सेकंड, इसको वेंट्रिकल को लगा 0.3 सेकंड, और जो जॉइंट डाइस्को था जिसमें चारों चैम्बर रिलैक्स स्टेट में थे उसको लगा 0.4 सेकंड। तो 0.4, 0.1 और 0.3 टोटल मिला के कितना हो गए 0.8 सेकंड। ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्डियक साइकिल की पूरी बात, और पूरी बात में मैंने ब्लड की कर दी डिस्कस। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कार्डियक आउटपुट और कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे पहले देखिए, मैंने बहुत सिंपल सा फिगर बना के समझाया है कि जॉन डायस्टोल में 4 सेकंड है, सॉरी जॉन डायस्टोल में कितने सेकंड लगे 0.4, वेंट्रिकल में 0.3 और एट्रियल में 0.1। फिगर से मैंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताया ताकि बच्चों को आसान तरीके से याद हो जाए। ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम पे। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक कार्डियक साइकिल के दौरान एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है। तो मैं बता दूं, ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट 70 ml ब्लड, 70 ml ब्लड ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। दैट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या होगा, इस वेंट्रिकल ने लेफ्ट वाले वेंट्रिकल 70 ml और राइट वाले वेंट्रिकल ने 70 ml। ओके, तो कार्डियक साइकिल के दौरान कितना पंप हो जाएगा 70 ml ब्लड ईच वेंट्रिकल्स के द्वारा, ध्यान रखिएगा। फिर आती है बात कार्डियक आउटपुट की। तो कार्डियक आउटपुट होता क्या है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट मतलब आपने कितना बीट किया। जनरली जो ह्यूमन का हार्ट है वो 70 से 75 और एवरेज की बात करें तो 72 टाइम्स बीट कर जाता है पर मिनट। इसी को तो कहते हैं हार्ट रेट। अब हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5 लीटर ब्लड पता चल रहा है कि 1 मिनट में जो हमारा वेंट्रिकल है वो पंप आउट कर दे रहा है। दैट्स द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला क्या है, n डायस्टोल वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल माइनस n सिस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल का ही डायस्टोलिक वॉल्यूम जब वो एंड होगा डायस्टोल, और सिस्टोल जब एंड होगा तो उस समय का वॉल्यूम, दोनों को माइनस करने पर भी हम स्ट्रोक वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस करके। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है, इसको कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए जनरली क्या होता है ना, फॉर्मूले याद नहीं हो पाते हैं, जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जब याद होगा, है ना। अभी तो लग रहा होगा यार ये क्या एंड डायस्टोल एंड सिस्टोल, बट अभी देखना क्वेश्चन में लगाऊंगा, इससे बहुत मजा आएगा। तो ये सारी बातें बता दी मैंने। अब ह्यूमन हार्ट को थोड़ा और डिटेल डिस्कस में बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो ह्यूमन हार्ट को अल्टर कर सकते हैं। जनरली एथलीट की जो हार्ट बीट है और हमारी हार्ट बीट है ना वैसे ही मैच नहीं होगी, क्योंकि उनका तो बहुत ज़्यादा होता है एक्सरसाइज, उनकी एक्टिविटी, उनका बॉडी टेम्परेचर, जब वो एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और 10 डिग्री बॉडी टेम्परेचर बढ़ने पर हमारा जो हार्ट रेट है जस्ट डबल हो जाता है। और इसके अलावा बॉडी वेट जितना ज़्यादा होगा हार्ट बीट कम, ठीक है, कम हो जाएगा। सामने देखा होगा जो लोग हेल्थी होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उनका हार्ट बीट जो होता है ना बहुत कम होता है। हमेशा शिकायत होती है बीपी लो हो गया, बीपी लो हो गया, वो पता नहीं चल रहा क्यों हो गया, बट हमें मालूम है। ओके, तो हार्ट रेट 72 टाइम्स होता है पर मिनट। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है हार्ट रेट, फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी वेट, 10 डिग्री पर डबल हो जाना, ठीक है, ये सारी बात बता दी। ओके, खत्म। फिर कौन से आयन है, अब आयन भी तो कर रहे हैं, है ना, जो जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि भाई इनको इलेक्ट्रोलाइट्स दो। क्यों बोल रहा है वो, कुछ तो आयन का रोल है हमारे ब्लड प्रेशर में, हमारे हार्ट बीट में। तो जो हमारा हार्ट बीट है, हार्ट रेट है,
हार्ट बीट और हार्ट रेट है उसमें जो कैल्शियम आयन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या करता है, एक्सप्लेट कर देता है हमारे हार्ट बीट को। मतलब जो हमारी हार्ट बीट कम थी वो कैल्शियम आयन के कांटेक्ट में आने पर वो एक्सप्लेट हो जाएगी। वहीं पर और कुछ आयन्स हैं जो इस हार्ट बीट को स्लो कर देते हैं। वो आयन कौन से हैं, सोडियम आयन और पोटासियम आयन। ध्यान रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। सोडियम और पोटासियम आयन हार्ट बीट को स्लो करते हैं, कैल्शियम डाइपॉजिटिव एक्सप्लेट करता है। ओके, फिर अब और एनिमल्स की बात कर लेते हैं। एलिफेंट की जो हार्ट बीट है वो 25 से 30 होता है पर मिनट। फिर श्रीयू होता है मोल लाइक एनिमल्स, उसके कितना होता है, देखो कितना ज्यादा है, 600 से 800 पर मिनट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो ह्यूमन हार्ट, जैसे जब बेबी बॉर्न हुआ तो 130 टाइम हो गया, जब वो 15 साल की उम्र में आया तो 80 हो गया पर मिनट, और जब वो एडल्ट हुआ मतलब 20 या 20 से ऊपर हुआ तो एवरेज 72 बीट पर मिनट होने लगा हार्ट का। तो हार्ट की बीट ये एज बढ़ने पर अल्टर क्यों हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी टेम्परेचर, आयंस, मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं, बट तो आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं हम नीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हमारे पास ये रहा, बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, और इसको मैंने मेरे लेक्चर के दौरान ही डिस्कस कर दिया था कि क्वेश्चन आता है। इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 को ना मैच करना है, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है। यहाँ पे ना कुछ वॉल्स गिवन है, ट्राइकस्पेड, बाइकस्पेड, सेमिनल, इन सबको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया है। मैच करिए। तो ट्राइकस्पेड वॉल, पहले लोकेशन जाने कहाँ था, लोकेशन क्या था, ये हमारा इस तरीके से था हार्ट, यहाँ पे था एट्रिया, यहाँ पे था वेंट्रिकल, और इनके बीच में यहाँ पर था ट्राइकस्पेड। तो ट्राइकस्पेड की बात कर रहे हैं तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, मतलब पहले का हार्ट कहाँ दिख रहा है मुझे, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसे ही हो गया फ्री में, एलिवेशन मेथड लगा दिया इसको, है ना। सबके पास ए में देखिए ना 1 1 सेकंड थर्ड, और थर्ड मैच कर गया वो एक ही ऑप्शन में सी में एलिवेशन मेथड। कल का एग्जाम में क्या होता है कि एलिवेशन मेथड नहीं लगा पाते हैं तो फिर 2 देख लीजिएगा ना, पहले से चूज हो गया, अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी एक को और देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं ट्राइकस्पेड का उल्टा, यहाँ पर जो होता है बाइकस्पेड, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। तो यहाँ पे आ गया बाइकस्पेड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो ये हो गया बी का सेकंड, सॉरी ये फर्स्ट है, बी का फर्स्ट, तो ये हो गया आपका, मतलब कंफर्म हो गया कि सी ऑप्शन का राइट आंसर। बच कौन गया, सेमिनल वॉल्व। सेमिनल का होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, जो ब्लड को बैक फ्लो से बचा रहा था, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई, नीट के क्वेश्चन हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर, कार्डियक साइकिल कंप्लीट। ओके, तो बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।